जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन करवाई थी और हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल पढ़ा था y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन। हमने ये मॉडल पढ़ा था, ठीक है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था। सिंपल लीनियर हमने देखा था, हमने स्कैटर डायग्राम बनाई थी और हमने देखा था कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप हो। और सिंपल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, ठीक है, यानी जिनको हम एक्स वेरिएबल कहते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो तब हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपको मॉडल से ही समझ आ जाएगी, मैं इसका मॉडल लिखती हूँ। y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x 1 प्लस बीटा 2 x 2 प्लस बीटा 3 x 3 प्लस so on प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब आप देखें जरा कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक था जिसे हम x कहते थे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए हैं। जैसे अगर हम ये केस डिस्कस कर लें, जैसे अगर यील्ड है, यील्ड किस पे डिपेंड करती है? यील्ड डिपेंड करती है फर्टिलाइजर पर, रेनफॉल पर, ठीक है, टेम्परेचर पर, एंड देयर कैन बी सो मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं इसको कर देती हूँ सो ऑन, ठीक है, ये आ जाएगा जी सो ऑन। अब अगर तो सिर्फ फर्टिलाइजर और यील्ड की बात हो रही थी तो हम सिंपल रिग्रेशन कह रहे थे। अब रेनफॉल भी आ गया, अब टेम्परेचर भी आ गया, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब देखें, एक वेरिएबल था तो बीटा एक्स आ गया था। अब एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, बीटा 1 x 1, बीटा 2 x 2, बीटा 3 x 3 एंड अप टू सो ऑन। हर एक वेरिएबल के साथ उसकी स्लोप जो है वो अटैच है। हम यहाँ पे जब इंटरप्रेट करते थे स्लोप को, बीटा 1 को, तो या b1 जब हम एस्टिमेट कर लेते थे तो हम कहते थे कि दिस इज द चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन x, ठीक है। अब हर एक के साथ उसकी स्लोप जो है वो अटैच है। अगर ये रेनफॉल, अगर ये फर्टिलाइजर है तो इसके साथ इसकी है, अगर ये रेनफॉल है तो इसके साथ इसकी स्लोप है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक के साथ उसकी स्लोप अटैच है। ये बीटा 1 हमें क्या बताएगा? ये बताएगा चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन x1, ठीक है, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सिमिलरली x2 की अगर हम बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 क्या है? change in y due to 1 unit increase in x2 keeping all other variables constant, ठीक है। कि इसके इनके फॉर्मूला या इनका जो हमने एस्टिमेट करने के जो मेथड्स है वो इसी तरह डिजाइंड है कि इनको कि अदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके इफेक्ट को साइलेंट कर दिया जाता है। Similarly, beta 3 is the change in y due to 1 unit increase in x3 keeping all other variables constant, राइट। तो यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स उसने लिखी हुई है आपके लिए। क्रॉप डिपेंड अपॉन ये फर्टिलाइजर, लैंड, फर्टिलाइजर ऑफ द लैंड, डोज ऑफ द फर्टिलाइजर अप्लाइड, क्वांटिटी ऑफ सीड ईटीसी, लाइक इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और भी एक दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन वंस वेट, एज, ईटीसी, ठीक है। और इस चीज पे, और उसको और कोई डिजीज है
उस पे डिपेंड करता है, डायबिटिक है वो तो उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए ये मॉडल होगा। 3 हैं तो 3 तक जाएगा, 4 हैं तो मैंने यहाँ पे सो ऑन लिख दिया था कि जितने वेरिएबल्स हैं वहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास पॉपुलेशन मॉडल है। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है। एक्चुअली जो हम बीटा 1 को करते हैं ना, हम जब ये कह देते हैं y कैप इज इक्वल्स टू, या कैप अगर मैं नहीं लिखती, हम कहते हैं बी नॉट प्लस एरर को यहाँ पे स्किप करते हैं बीटा 1x। इसका मतलब है कि ये रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये इसका एवरेज चेंज बताता है। एक्चुअली हम ये भी कहते हैं ना कि बीटा 1 इज द एवरेज चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन x, ठीक है। तो इसलिए वो उसे x एवरेज की फॉर्म में लिख रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। जो बीटा 1 और बीटा 2 है ये एवरेज चेंज बताते हैं y में, इसीलिए हम उसको मॉडल को एवरेज की फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये इसकी एस्टिमेटेड इक्वेशन है। ये देखें वो कह रहे हैं इसमें भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो उसे y कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही कि वो चीज बता रहा है कि y इज द इंटरसेप्ट, सॉरी बी नॉट इज द y इंटरसेप्ट, यानी कि अगर बीटा नॉट इज द average value of y when all the independent variables are zero, when x1 equal to x2 equal to x3 and up to so on equal to zero, कि जितने भी independent variables हैं सारे के सारे जीरो हों, राइट। और इसी तरह b1 स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन विद x1 सिमिलरली विद द x2। B1 and B2 are also called the partial regression coefficients। partial क्यों कहते हैं? बिकॉज मैंने आपको भी बताया कि देखिए हम जब भी बीटा 1 को इंटरप्रेट करते हैं B1 को, तो हम बाकी को कांस्टेंट रख लेते हैं। इसी तरह जब हम B2 को करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स की इफेक्ट को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसलिए हम इसे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया करते थे किसको एस्टिमेट करने के लिए? बी नॉट को और बी वन को, याद है ना आपको? बी नॉट और बी वन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते थे। वो लीस्ट स्क्वायर क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि बी वन का फॉर्मूला एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स है, ठीक है। और बी नॉट का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस b1 x बार, ठीक हो गया। तो ये देखें इसी तरह ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में थे ना, जब आपके पास एक वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए हैं। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी तो उसमें मैं आपको 2 से ज्यादा वेरिएबल के लिए भी करना बता दूंगी। लेकिन मैनुअली जो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी होती है वो काफी होता है कि आप 2 वेरिएबल्स के लिए कर लो। तो हम सिर्फ x1, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, x1 और x2, राइट। तो ये इसमें उसने फॉर्मूला बताए हुए लीस्ट स्क्वायर से ही ड्राइव किए हुए, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड में ये मॉडल यूज किया होगा और उससे फिर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। b1 इज एस एक्स टू। देखिए मैं आपको सिंपल इसकी फॉर्मूला लिखना बता देती हूँ। आपको याद हो एस एक्स वाई, हमने फॉर्मूला लिखा था एस एक्स वाई का, तो वो आपके पास क्या था? सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अगर मैं इस वेरिएबल का नाम बदल के, जिसका नाम मैंने x रखा हुआ है, अगर मैं उस वेरिएबल का नाम बदल दूं और मैं उसका नाम x के बजाय x1 कर दूं किसी भी वेरिएबल का नाम बदलने में तो हमें कोई हर्ज नहीं है ना, कि मैं उसका नाम x के बजाय x1 कर दूं। फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? इट वुड बी x1, दिस विल बी x1, नथिंग एल्स। सिमिलरली
अगर मैं इस वेरिएबल का नाम, जैसे आप लोगों ने, मैं इसका नाम x1 के बजाय x2 कर दूं, तो ये देखें, ये बस फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपने जहां x था वहां अब x2 पुट कर दिए, नथिंग एल्स। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो, आपने x का फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो आप देखें कि मैं इस वेरिएबल का नाम x1 कर दूं अगर, तो क्या हर्ज है? ये x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इस वेरिएबल का नाम बदल के x2 कर दूं, देन व्हाट? कुछ भी नहीं, x के साथ x2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब जो सारी कैलकुलेशन है वो हम x2 को यूज करते हुए कर लेंगे। सिमिलरली अगर ये जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, ये देखिए, मैंने इसका नाम रखा था xy, अब मैं इसका नाम रख देती हूँ एस x1 x2। कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, मैंने y की जगह x2 कर दिया है। अब क्या होगा? ये देखिए, अब जहां जहां x था वहां तो x1 रहेगा, और जहां y था वहां मैं उसे सिंपली रिप्लेस कर दूंगी x2 से। ये देखिए, ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि ये सिर्फ आपने याद करना है फॉर्मूला। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आप पहले कर चुके हैं। ये देखें, x2 ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, x1y ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, x1 x2 ये भी। ठीक है, अगर इनमें से ये देखिए b1 और b2 का फॉर्मूला है, इन दोनों में से आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लो। जैसे अगर आप b1 का फॉर्मूला याद करते हो, ठीक है, तो देखिए पहला है x2 x1y x1 x2 और x2y डिवाइडेड बाय x1 x2 और x1 x2 का होल स्क्वायर, राइट। अगर ये याद है तो आप देखें b1 से b2 इजीली बन जाता है। जस्ट b1 से b2 में आने के लिए आपने करना क्या है कि जहां x1 है वहां x2 और जहां x2 है वहां x1 कर देना है। अब ये पहली वैल्यू देख लें, ये x2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? x1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है x1y, तो ये आ जाता है x2y। जहां x1 था y ही रहेगा, जहां x1 था उसे x2 लिख दिया, और जहां x2 था उसे x1 लिख दिया। अब ये चूंकि x1 x2 दोनों ही हैं, तो आप इसे x2 x1 लिख दो या x1 x2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला में चेंज नहीं आता। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं ना ये दोनों, तो पहले 1 को लिख दो या 2 को, ये दोनों ही थे तो हमने इसे एज इट इज लिख दिया। ये x2y था तो इसे x1y कर दिया गया। ये x1, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मैं पहले वाले को 2 2 और दूसरे वाले को 1 1 कर दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका ऑर्डर मैंने सेम रखा है। सिमिलरली इसका, ठीक है, तो आप इस तरह से अगर एक आप याद कर लेते हो तो दूसरा आप उससे बना सकते हो। ठीक है, और बी नॉट क्या है? बी नॉट हमने पहले पढ़ा था y बार माइनस b1 x बार, ये x बार है भाई। ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया? अब x2 भी है तो आ जाएगा y बार माइनस b1 x बार 1 माइनस b2 x बार 2। ठीक है, ये देखिए जरा, ये उसकी इंटरप्रिटेशंस लिखी हैं। ये वही चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि b1 इज द एवरेज चेंज इन रिस्पांस वेरिएबल y for 1 unit increase in the explanatory variable x1 when x2 is held constant। दो है ना, तो बाकी को कांस्टेंट। इसी तरह b2 की इंटरप्रिटेशन है। अब यहाँ पे देखें, इसकी एक एग्जांपल है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है
कि आप लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला गिवन है, उसने कैलकुलेशंस भी की हुई हैं। आपने जस्ट करना ये है कि आपने इसके लिए ये सारी कैलकुलेशंस करके देखनी है। यानी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बी नॉट, बी वन, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है ना उस फॉर्मूला में, और बी टू। ठीक है, उन फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आपने, अब ये देखें इन फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या, यानी प्री रिक्विजिट्स क्या है, ये वाली। तो ये उसने आपको करके दी हुई है, आपने इनको खुद से अपनी कॉपी पे करना है और आपने इसकी लाइन एस्टिमेट कर लेनी, यानी आपने यहाँ तक पहुँचना है। ये वाई कैप है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको इसके इंटरप्रिटेशन भी करा दूंगी।